Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to my channel. Here we are going to continue part C from chapter 9. And this video is going to be part 4 from this chapter. So अभी तक इस टॉपिक में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने कम्युनिटी के बारे में पढ़ा, सोसाइटी के बारे में पढ़ा, कल्चर क्या होता है इसके बारे में समझा, फिर मीडिया क्या होती है, कैसे ये लोगों को प्रभावित करती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। And today we are going to study this topic, that is the individual child, community and the society. Individual children enter into the world in the company of several members that comprise a family. देखो, एक जो बच्चा होता है ना, वो जब दुनिया में आता है तो डिफरेंट लोगों की कंपनी में आता है, डिफरेंट लोगों से मिलता है, और जिन लोगों से वो सबसे पहले मिलता है बच्चा, उसी को उसकी फैमिली बोला जाता है। In previous chapters, you have been able to grasp the importance of family in the lives of individual. Previous chapters में हमने पढ़ा था कि फैमिली की क्या इम्पोर्टेंस होती है एक इंडिविजुअल की लाइफ में। द फैमिली इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ सोशल लाइफ दैट फॉर्म्स द intersections between the larger social reality, the community life and the individual. तो देखो, फैमिली क्या होती है, वो सोशल लाइफ की बेसिक यूनिट होती है, प्राइमरी यूनिट होती है, और फैमिली के थ्रू ही हम बाकी की सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, हमें सोशल रियलिटी के बारे में किससे पता चलता है? फैमिली से ही पता चलता है। हमें हमारी कम्युनिटी के बारे में भी फैमिली से ही पता चलता है। ठीक है, it is family members who decide consciously or unconsciously what values and practices of larger society they will adopt and which they will oppose. तो जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, वही डिसाइड करते हैं कि सोसाइटी की कौन सी वैल्यू, कौन सी प्रैक्टिसेस को वो अडॉप्ट करेंगे और किसको वो अपोज करेंगे। ठीक है, कभी कभी हम कॉन्शियसली चीज़ें करते हैं, जानबूझ के करते हैं, कभी कभी अनजाने में हमसे कुछ वैल्यूज़ अडॉप्ट हो जाती हैं। ठीक है, हमें पता भी नहीं चलता और हम किसी वैल्यू को अडॉप्ट भी कर लेते हैं। In this manner, every family of a community or a culture will not have identical values. तो इस तरह से हमें ये समझ में आता है कि हर फैमिली की अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, किन्हीं भी दो फैमिली की वैल्यूज़ एक तरह नहीं होती। ठीक है, ह्यूमन बींग्स आर डाइवर्स ऑन account of personal experiences, social historical factors and individual temperament that makes each individual unique. देखो, हर ह्यूमन बीइंग का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, सबका अपना सोशल हिस्टोरिकल फैक्टर होता है, सबका अपना अपना टेम्परामेंट होता है, अपना अपना सोचने समझने का तरीका होता है, इसीलिए हर कोई एक दूसरे से अलग होता है। In same instances, like due to natural or man-made disasters, personal constraints or social difficulties can sometimes lead to the absence of a caring group for the child to grow up in. देखो, कभी कभी बहुत सारे मैन मेड डिज़ास्टर्स हो जाते हैं, जैसे कोई वायलेंस हो गया, कोई वॉर हो गई, कुछ पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, कि कोई फैमिली अपने बच्चे की केयर करने में एबल नहीं हो पाती, सोशल डिफ़िकल्टीज़ भी आ सकती हैं, समाज की तरफ से भी कई सारी डिफ़िकल्टी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, उस समय बच्चे को प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिल पाती, बच्चे को जैसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है बड़े होने के लिए, वो उसको नहीं मिल पाता। ठीक है, क्यों नहीं मिल पाता? मैन मेड डिज़ास्टर्स की वजह से, वॉर हो गया, वायलेंस हो गया, पर्सनल कॉन्स्टेंट्स की वजह से, यानी कि मान लो अगर बच्चे के पेरेंट्स ही इस एबल नहीं हैं, चाहे उनके पास हो सकता है इतने पैसे ना हो सकता है उनको कोई हेल्थ रिलेटेड इशू हो, तो ये सब पर्सनल कंस्ट्रेंट्स में आते हैं। उसके बाद सोशल डिफ़िकल्टीज़, जैसे हो सकता है कि
आप किसी ऐसी सोसाइटी में रह रहे हो जहाँ पे आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हो कि आप अपने बच्चों को पढ़ा पाओ, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बच्चे की ग्रोथ के लिए उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, उसको केयर नहीं मिल पाती। ठीक है, समटाइम्स अ फैमिली में ऑल्सो बी टू पुअर टू केयर फॉर द चाइल्ड एडिक्वेटली। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फैमिली इतनी ज़्यादा पुअर होती है कि वो अपने चाइल्ड को अच्छे से उसकी केयर नहीं कर पाती। In situations like these, it is important to remember that the state or central government is responsible for providing adequate care for child. तो इस समय परेशान नहीं होना चाहिए, ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ लाई हैं जिसके थ्रू बच्चों की केयर की जा सकती है। जैसे अगर मान लो कोई फैमिली इतनी पुअर है कि वो अपने बच्चे को एडिक्वेट एजुकेशन नहीं दे पा रही है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पा रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा पॉलिसी लाया है कि उसमें बच्चे को एजुकेशन मिल सकती है, जैसे स्कॉलरशिप हो गया, कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जिससे बच्चे को आराम से एजुकेशन मिल जाती है। कभी कभी मिड डे मील वाला ये जो प्रोग्राम है, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। बच्चे को एजुकेशन के साथ साथ मील भी मिलता है, खाना भी मिलता है। ठीक है, the fundamental rights in our constitution state the basic provisions for individual needs। अब देखो, होता क्या है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है ना, उसमें ये बताया गया है कि हर इंसान की बेसिक नीड्स जो हैं उनको पूरा होना चाहिए। ये हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है कि हमें हमारी बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए हमारी। ठीक है, ड्यू टू द इकोनॉमिक सिचुएशन इन आवर कंट्री, द lack of resources, inadequate distribution, and sometimes also lack of outreach, the care of children and families in difficult circumstances by the government remain unfulfilled। देखो होता क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कंट्री की सिचुएशन आपको पता है, हमारी कंट्री की इकोनॉमिकल सिचुएशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। अभी हम डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, हम डेवलप्ड नहीं है, अभी हम डेवलप हो रहे हैं। तो इस समय हमारे पास रिसोर्सेज भी डेवलप्ड कंट्री की तुलना में थोड़े से कम हैं। ठीक है, और जो भी रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। किसी के पास बहुत पैसा है तो किसी के पास एकदम पैसा नहीं है, किसी के पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं तो किसी के पास एकदम कुछ भी नहीं है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम रिसोर्सेज तक पहुंच भी नहीं पाते। रिसोर्सेज गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड कर रही होती है, लेकिन हमारे पास इतना नॉलेज नहीं होता, हमें नहीं पता होता कि उन रिसोर्सेज को कैसे अवेल करें। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी तो बना देती है मगर फिर भी वो सबकी हेल्प नहीं कर पाती। ठीक है, दिस इज अ distressing fact of the Indian society. Despite the many success stories that we have in the field of technological and educational development, we have not been able to ensure that all children receive adequate food and that every child has access to schooling and health care। देखो, दुख की बात ये है ना कि कितना भी हमने डेवलपमेंट कर लिया हो, हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी सभी बच्चे प्रॉपर फूड भी नहीं अवेल कर पा रहे हैं, सभी बच्चों को एजुकेशन भी नहीं मिल पा रही है, और यहाँ तक कि सभी बच्चों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो क्या फ़ायदा ऐसी टेक्नोलॉजी का, क्या फ़ायदा ऐसी डेवलपमेंट का। In India, we have a long way to go before the community becomes organized and is involved more effectively in the care of people in difficult circumstances। देखो, लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों को डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए अभी हमें बहुत लंबी दूरी तय करनी है। मतलब अभी हमें बहुत कुछ करना है ताकि हम लोगों की हेल्प कर पाएँ। Undoubtedly, the NGO sector has provided an alternative movement for developing programs and advocacy for such situations, but we need a more concerted will of the government machinery along with improved work ethics and better funding to take responsibility
for healthcare, education, entertainment, and overall well-being of children and people in difficulty. देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एनजीओज जो हैं वो इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही है। वो लोगों को उनकी डिफ़िकल्टी से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, लोगों की वेल बीइंग, लोगों की एजुकेशन, लोगों की हेल्थ केयर के लिए काम कर रही है। लेकिन खाली एनजीओ से नहीं चलेगा, गवर्नमेंट को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को भी इस फील्ड में आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट के अंदर भी एक इच्छा होनी चाहिए कि वो क्या करे, वो लोगों की प्रॉब्लम्स को समझे, और जो भी लोग इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रह रहे हैं, जो भी बच्चे इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रह रहे हैं, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दी जाए, एजुकेशन दी जाए, एंटरटेनमेंट उनका कराई जाए, और उनकी वेल बीइंग पे ध्यान दिया जाए। ठीक है, उनकी ग्रोथ पे, उनकी पॉजिटिव ग्रोथ पे ध्यान दिया जाए। All of us have to be aware that if a community provides us with security, and if we have rights in any community, we also have individual and group responsibilities. और हमें भी इस बात के लिए अवेयर होना चाहिए कि जो कम्युनिटी हमें सिक्योरिटी दे रही है, जिस कम्युनिटी ने हमें इतने सारे राइट्स दिए हैं, उस कम्युनिटी के लिए, वहाँ के लोगों के लिए हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। Giving back to society and communities from where we have taken is a very important duty of every individual member. तो जिस सोसाइटी से हमने इतना कुछ लिया है, बदले में उसे हमें कुछ देना भी तो चाहिए ना। तो हर किसी की, हर एक मेंबर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी को कुछ ना कुछ दे, कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे सोसाइटी को। रिमेंबर दैट कमिटीज कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इंडिविजुअल विल एंड पार्टिसिपेशन। और ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि कोई भी कम्युनिटी बिना इंडिविजुअल्स के सर्वाइव नहीं कर सकती। अगर इंडिविजुअल्स अपना पार्टिसिपेशन नहीं देंगे तो कम्युनिटी सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। देयरफॉर यू मस्ट रिजॉल्व टू बी एन एक्टिव मेंबर ऑफ योर फैमिली, कम्युनिटी, सोसाइटी, कंट्री एंड द वर्ल्ड in order that you can play your role in the betterment of the future for the generations to come. तो हमें सोसाइटी का एक्टिव मेंबर बनना है, हमें अपनी फैमिली का, अपनी कम्युनिटी का एक्टिव मेंबर बनना है, ताकि हम अपनी कंट्री को, अपने स्टेट को, अपनी कम्युनिटी को, या जिस भी सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसको आगे ले जा सके, उसको और बेटर कर सके। और जब हमारी कंट्री बेटर होगी, हमारा स्टेट बेटर होगा, तो हम भी बेटर होंगे, हमारी भी ग्रोथ होगी, हमारी आने वाली जनरेशन्स भी अच्छी होंगी, उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, अच्छी सोसाइटी मिलेगी जिसमें उनकी ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी। This is the strength of the relationship between any individual and the group, that there is an exchange of mutual dependence of rights and responsibilities which we all have to fulfill. देखो, यही स्ट्रेंथ है। अगर हम चाहते हैं कि इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच में रिलेशनशिप अच्छा हो, तो हमें अपना पार्टिसिपेशन देना होगा, हमें एक्टिव मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है, और हमें एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा। हर कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। कम्युनिटी का मतलब ही यही होता है, सोसाइटी का मतलब ही यही होता है कि हम लोग एक दूसरे के काम आते हैं। ठीक है, और हम सबके अगर राइट्स हैं, अगर हम अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी समझनी होंगी। ठीक है, तभी एक इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अच्छा हो पाएगा। ठीक है, वो स्ट्रांग हो पाएगा। In the next 4 chapters, we shall learn about some crucial concerns that are relevant to all individual in society. अब आगे की जो 4 चैप्टर है ना, उसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट कंसर्न्स के बारे में पढ़ेंगे जो इंडिविजुअल से रिलेटेड हैं। ठीक है, जो भी इंडिविजुअल सोसाइटी में रहते हैं उनसे रिलेटेड हैं वो सारे कंसर्न्स जो हम आगे के 4 चैप्टर में पढ़ेंगे। These are health and nutrition, work and workplace, resource availability, learning and education, and textile heritage of our
कंट्री। तो ये जो 4 चैप्टर हैं ये कौन कौन से हैं? पहला तो है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। आपको पता है हर एक इंडिविजुअल के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हेल्थ और न्यूट्रिशन। वर्क एंड वर्क प्लेस। उसके बाद है रिसोर्स अवेलेबिलिटी। अगर रिसोर्स ही नहीं होंगे तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? लर्निंग एंड एजुकेशन। हमें सर्वाइव करने के लिए लर्निंग भी ज़रूरी है, एजुकेशन भी ज़रूरी है। एंड टेक्सटाइल। भाई होता है ना कि क्या 3 बेसिक नीड हमारी क्या क्या होती हैं? फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स। तो टेक्सटाइल भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम अगले 4 चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर लेंदी था क्योंकि 3 पार्ट थे, A, B एंड C। सारे हमने कवर कर लिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।